प्यारे साथियों, चलिए आइए हम लोग अपना फ्यूज का टॉपिक और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि फ्यूज के बारे में हम लोगों ने फ्यूजिंग करंट या करंट रेटिंग इस टॉपिक तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो अगला हमारा टॉपिक होगा प्रॉस्पेक्टिव करंट। प्रॉस्पेक्टिव करंट की हम हेडिंग डालेंगे प्रॉस्पेक्टिव करंट। प्रॉस्पेक्टिव करंट देखिए, जैसा कि नाम से ही यहाँ पता चल रहा है कि प्रॉस्पेक्टिव का मतलब होता है आभासी। प्रॉस्पेक्टिव का मतलब होता है आभासी, और इसका इस फ्यूज में क्या मतलब रहेगा इसको भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसको हम लोग एक पहले ग्राफ बनाते हैं, फिर उससे समझते हैं प्रॉस्पेक्टिव करंट क्या होगा। ये देखिए, ये मेरा एक कोई ग्राफ है, ठीक है, और मैं इसमें एक फॉल्ट करंट बनाऊंगा। फॉल्ट करंट लगभग मैं मानता हूं कि ये कुछ मेरी फॉल्ट करंट ये ऐसे फॉल्ट करंट है। आप जानते हो कि जब फॉल्ट आएगा तो सर्किट में किलो एम्पियर्स में करंट फ्लो होने लगती है। तो इसीलिए ये फॉल्ट करंट का लूप भी थोड़ा सा हम लोग बड़ा बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रॉस्पेक्टिव करंट। इसको बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं इसका इन सब का मतलब यहाँ पर क्या होगा। चलिए, ये देखिए, ये कुछ ऐसा प्रॉस्पेक्टिव करंट के लिए हम लोग ऐसा कुछ ग्राफ बनाते हैं, और इसका मैं नाम देता हूँ, इसको हम नाम देते हैं एसिमेट्रिकल प्रॉस्पेक्टिव करंट। एसिमेट्रिकल प्रॉस्पेक्टिव करंट। प्रॉस्पेक्टिव करंट, अच्छा, ये वाला जो एक्स एक्सिस होगा मेरा, एक्स एक्सिस मेरा होगा टाइम। एक्स एक्सिस मेरा टाइम होगा, ये होगा मिली सेकेंड में टाइम होगा। और ये जो वाई एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा आरएमएस वैल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टिव करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टिव, या तो हम केवल करंट का नाम दे देते हैं, और जो करंट होगी वो फॉल्ट वाली करंट होगी, केवल हम करंट का नाम दे देते हैं। यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये वाला मेरा पॉइंट, यहाँ तक का पॉइंट क्या कहलाएगा इसको समझेंगे। सबसे पहले ये समझिए, फॉल्ट मेरा यहाँ पर आया, फॉल्ट हमारा इस पॉइंट पर आता है। जब फॉल्ट मेरा इस पॉइंट पर जैसे ही आएगा, वैसे ही बहुत तेज़ी से करंट की वैल्यू बढ़ेगी, बहुत तेज़ी से करंट की वैल्यू बढ़ेगी, बहुत तेज़ी से करंट की वैल्यू बढ़ेगी। और ये जब तेज़ी से करंट की वैल्यू यहाँ बढ़ेगी, यहाँ पर आकर जब ये करंट यहाँ पहुँचेगा तो मेरा फ्यूज ब्रेक कर जाएगा। जब यहाँ पर करंट पहुँचेगा तो मेरा फ्यूज ब्रेक कर जाएगा, जिसे मैं क्या बोलूँगा, कट ऑफ करंट। जिसे मैं क्या बोलूँगा, कट ऑफ करंट। तो ये वाला पॉइंट यहाँ समझिएगा, मेरा ये वाला पॉइंट मेरा कहलाता है फॉल्ट आकर। यहाँ पर फॉल्ट आता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ फॉल्ट आकर। फॉल्ट आकर, फॉल्ट आकर, फॉल्ट आकर, ये मेरा पॉइंट होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए फॉल्ट आता है, फॉल्ट आकर से यहाँ पर आएगा, और इसके बाद ये वाला पॉइंट मेरा कहलाएगा, यहाँ वाला पॉइंट कट ऑफ करंट। क्या कहलाएगा, कट ऑफ करंट, कट ऑफ करंट कहलाएगा। और इस वाले पॉइंट को अभी सब कुछ समझ में आएगा, इसका मतलब और इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी अभी, बस थोड़ी ही देर में। इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं
आर्क इनिशिएशन, फाइनल आर्क इनिशिएशन का या फाइनल करंट जीरो, मैं लिख देता हूँ फाइनल करंट जीरो, फाइनल करंट जीरो, फाइनल करंट जीरो बोलें, या तो हम इसी को बोल सकते हैं आर्क इनिशिएशन, सॉरी आर्क फिनिश, आर्क फिनिश। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम मेरा कहलाता है प्री आर्किंग टाइम, प्री आर्किंग टाइम। और मेरा जो यहाँ से यहाँ के बीच का टाइम बचा, ये वाला मेरा टाइम कहलाता है आर्किंग टाइम, ये वाला मेरा क्या कहलाता है, आर्किंग टाइम। ये लगभग इसकी हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पर हम लिख ही चुके हैं। तो अब आते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते भी हैं, उसके बाद आगे डिस्कस किया जाएगा। इसमें देखिए होता क्या है, सबसे पहले समझो, कोई भी फ्यूज है वो सर्किट के सीरीज में लगा होता है, कोई भी फ्यूज है सर्किट के सीरीज में लगा होगा। अगर सर्किट में फॉल्ट आएगा तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, अगर करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो वो करंट आपके फ्यूज से ही तो होकर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो बढ़ी हुई करंट है वो करंट फ्यूज में भी बढ़ी हुई दिखेगी, क्योंकि उसी सीरीज में लगा हुआ है फ्यूज, तो फ्यूज से भी तो अधिक करंट जाएगी। तो अब हमने ये माना कि ये इस पॉइंट पर कहीं पर फॉल्ट आता है, कोई मेरा फ्यूज सर्किट से लगा हुआ है, समझिएगा ये है, और मैं केवल ये फ्यूज मानता हूँ, ये मेरा क्या है, फ्यूज है, ये मेरा फ्यूज है, ठीक है। ये फ्यूज सर्किट से कनेक्ट है और ये सर्किट में मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट आ गया। अब हमने माना है ऐसा कि पॉइंट ओ पर फॉल्ट आया, और ये वाला ये ए हो गया, ये बी हो गया। हमने ये माना कि पॉइंट ओ पर फॉल्ट आया, तो आप जानते हो जैसे ही फॉल्ट आएगा करंट बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, जैसे ही फॉल्ट आएगा करंट बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ये देखिए, ये तेज़ी से ये करंट बढ़ रही है, ये करंट तेज़ी से यहाँ तक बढ़ रही है। अब ये करंट तेज़ी से बढ़ेगी तो यहाँ पर जो बहने वाली करंट है, ये फ्यूज में ही तो, फ्यूज से भी तो तेज़ी से बढ़ते हुए जाएगी, मतलब फ्यूज में भी करंट का मान बढ़ते हुए जाएगा। तो होगा क्या, करंट का मान जैसे जैसे बढ़ने लगेगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि वहाँ पर फ्यूज एलिमेंट मेरा मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज एलिमेंट क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और जिस पॉइंट पर फ्यूज एलिमेंट मेल्ट होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं कट ऑफ करंट। अब फ्यूज एलिमेंट जैसे ही मेल्ट होकर उसके कांटेक्ट सेपरेट होंगे, जैसे ही मेरा फ्यूज एलिमेंट था, अगर मान लो ये मैं पूरा फ्यूज एलिमेंट मानूं और ये पूरा फ्यूज एलिमेंट है, अब यहाँ पर जब इस फ्यूज एलिमेंट से करंट फ्लो कर रही है और ये करंट क्या हो रही है, ये बढ़ रही, फॉल्ट करंट के कारण अधिक फ्लो होने लगी, तो उसके कारण इसमें हीटिंग I2RT से हीट डेवलप होगी, और इस हीट के कारण इस हीट के कारण ये मेल्ट होकर ब्रेक होगा। जब मेल्ट होकर कहीं से भी ब्रेक हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि फ्यूज एलिमेंट मेरा बीच से ब्रेक होगा, किनारे से, इधर से भी ब्रेक हो सकता है, इधर से भी ब्रेक हो सकता है, एक से अधिक जगह से भी ब्रेक हो सकता है, एक से अधिक जगह से भी ब्रेक हो सकता है, वो कहीं से भी ब्रेक हो सकता है। अब वो जैसे ही ब्रेक होगा, मान लीजिए जैसे ये ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होने के बाद वैसे सर्किट ब्रेकर की तरीके से इसमें भी तो आर्क डेवलप होगी, तो इसमें देखिए जैसे ही हम आप यहाँ से यहाँ तक तो करंट की वैल्यू बढ़ी, जब कट ऑफ करंट पर पहुँचा तो फ्यूज मेरा मेल्ट हो गया, वहाँ से ब्रेक हो गया। जब ब्रेक हो जाएगा तो आर्क वहाँ पर बन जाएगी,
और वो धीरे 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 जैसे यहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जैसे ब्रेक हुआ, अब ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पर पहले मेल्ट होगा, मेल्ट होकर हल्का सा ब्रेक होगा, फिर और ज़्यादा ब्रेक होते होते और ज़्यादा ब्रेक होगा। तो पहले तो आर्क बनेगी ज़्यादा, फिर उसके बाद आर्क घटती हुई घटती हुई हो जाएगा, यहाँ पर इसका मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। आर्क मतलब कि हमारा ये हम कहना चाह रहे हैं कि जब कट ऑफ पॉइंट पर ब्रेक होता है तो उस टाइम आर्क ज़्यादा बनती है, फिर धीरे धीरे ब्रेक होते होते उसके जो कांटेक्ट हैं, जो फ्यूज एलिमेंट है, जो ब्रेकिंग पार्ट है, वो उसके बीच का गैप बढ़ता चला जाता है, तो आर्क हमारी घट के 0 हो जाती है। तो इसीलिए देखिएगा, इसीलिए ये जो O से A तक जो फॉल्ट जहाँ से आया और जो हमारा A क्या है, कट ऑफ पॉइंट वाला है, कट ऑफ करंट का बिंदु A है, यहाँ से यहाँ तक के मैं पॉइंट को, यहाँ से यहाँ तक के बीच लगे समय को मैं बोल देता हूँ प्री आर्किंग टाइम। और जब यहाँ पर कट ऑफ पर हमारा फ्यूज एलिमेंट मेल्ट हो गया, अब क्या हो रहा, फ्यूज एलिमेंट मेल्ट होकर सेपरेट होना स्टार्ट कर रहा है, मतलब सर्किट को ब्रेक करना स्टार्ट कर रहा है, तो वहाँ पर आर्क बनी और वो करंट, वो जो आर्क है बनते बनते जाके फिर धीरे धीरे घट के 0 हो जाती है। ये देखिए यहाँ से आर करंट फ्लो हुई, आर करंट धीरे धीरे घट के क्या हो गई, 0 हो गई, पॉइंट बी पर 0 हो गई। कट ऑफ करंट कहाँ था, पॉइंट ए पर था। ए से और बी के बीच में जो समय लगेगा इसको मैं बोलता हूँ आर्किंग टाइम। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मेल्ट होने के बाद यहाँ पर आर्क बन गया था, और वो आर्क कब बुझा था, जब करंट की वैल्यू 0 हो गई थी। मेल्ट के दौरान यहाँ पर करंट का मान कितना था, कट ऑफ करंट के बराबर था, और ये करंट घटकर 0 की ओर बढ़ेगी और पॉइंट बी पर जाकर करंट मेरी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर आर्क भी तो मेरा बुझ जाएगा। तो इसीलिए ए से बी के बीच के समय को मैं बोलता हूँ आर्किंग टाइम। और अगर आपसे पूछा जाए कि फ्यूज का टोटल ऑपरेटिंग टाइम क्या होगा, तो ये जो प्री आर्किंग टाइम है और ये जो आर्किंग टाइम है, इन दोनों समय को जोड़ दिया जाए तो मेरा फ्यूज का कहलाएगा टोटल ऑपरेटिंग टाइम। अब आते हैं हम लोग प्रॉस्पेक्टिव करंट। प्रॉस्पेक्टिव का मतलब ही होता है आभासी। प्रॉस्पेक्टिव का तो मतलब यही होता है ना, आभासी, हम जिसको मान लें, आभास कर पाएँ। तो यहाँ पर प्रॉस्पेक्टिव करंट कुछ ऐसा दिखाया गया है कि ये देखिए, यहाँ पर मेरा पॉइंट ओ पर फॉल्ट आया, अगर पॉइंट ओ पर फॉल्ट आने के बाद करंट की वैल्यू बढ़ेगी, ये कट ऑफ करंट तक जाएगा। अगर कट ऑफ पॉइंट पर मेरा, अगर मान लो फ्यूज़ मेल्ट ना करे, तो जो मेरी करंट फॉल्ट करंट फ्लो होगी, वही मेरा कहलाता है प्रॉस्पेक्टिव करंट। मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से सुनोगे। मैं ये बोला हूँ कि मेरा फॉल्ट आता है पॉइंट 0 पर, और ए पर हमारा कट ऑफ करंट के कारण वो फ्यूज मेरा मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर देता है। लेकिन मैं ऐसा मानूं कि यहाँ पर फ्यूज एलिमेंट मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक ना कर पाए, तो उस कंडीशन में जो मेरी फॉल्ट करंट फ्लो हुई वही मेरा कहलाएगा प्रॉस्पेक्टिव करंट। मतलब ये हुआ कि अगर फॉल्ट की कंडीशन में फ्यूज की जगह कोई ऐसा हम लिंक लगा दें जो कि फॉल्ट करंट को फ्लो कराए, और जो फॉल्ट करंट फ्लो होती है उसी के आरएमएस मान को हम कहते हैं प्रॉस्पेक्टिव करंट। लेकिन फ्यूज की ऐसी खासियत होती है कि वो प्रॉस्पेक्टिव करंट से पहले प्रॉस्पेक्टिव पीक हम कहेंगे। अगर इस प्रॉस्पेक्टिव करंट है, इसका पीक तो हमारा यही होगा ना, इसका पीक तो मेरा यही होगा। तो इस फ्यूज की खासियत ये होती है कि ये प्रॉस्पेक्टिव पीक से पहले ही कट ऑफ पॉइंट पर सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे हमको सुरक्षा प्रदान होती है। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे प्रॉस्पेक्टिव करंट की डिफिनीशन, फिर उसके बाद आगे समझते हैं। लिखिए, प्रॉस्पेक्टिव करंट may be defined as the fault current
that would flow in the circuit under fault condition when the fuse were replaced by a link of negligible impedance। समझ गए? यहाँ पर हम ये कह रहे हैं, बात को समझिएगा। यहाँ पर हमने क्या कहा, प्रॉस्पेक्टिव करंट में बी डिफाइन एट द फॉल्ट करंट दैट वुड फ्लो इन द सर्किट अंडर फॉल्ट कंडीशन व्हेन द फ्यूज वेयर रिप्लेस्ड बाय ए लिंक ऑफ नेग्लिजिबल इम्पिडेंस। यहाँ पर हमने ये कहा कि अगर किसी सर्किट में फॉल्ट आया है, किसी सर्किट में अगर मेरा फॉल्ट आया है तो और मैं ये मानूं कि उस सर्किट में जो मेरा फ्यूज है उसकी जगह मैं एक नेग्लिजिबल इम्पिडेंस का मैं रेजिस्टेंस लगा दूं, नेग्लिजिबल इम्पिडेंस का मैं लिंक लगा दूं। नेग्लिजिबल इम्पिडेंस का लिंक मैं लगाऊंगा तो क्या होगा, तो उसमें आर की वैल्यू 0 रहेगी, तो उसमें हीटिंग ही नहीं होगी, तो वो मेल्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये हुआ नेग्लिजिबल इम्पिडेंस का अगर मैं जब लिंक लगाऊंगा फ्यूज की जगह पर, ठीक है, जहाँ पर फ्यूज लगा था वहाँ पर हमने लिंक लगा दिया, तो उसमें जो मेरी करंट फ्लो होगी, जो मेरी फॉल्ट करंट फ्लो होगी, वही क्या कहलाएगा, प्रॉस्पेक्टिव करंट। यहाँ पर फ्यूज की जगह नेग्लिजिबल इम्पिडेंस इसलिए लगाने की बोल रहा है, यहाँ पर फ्यूज की जगह नेग्लिजिबल इम्पिडेंस का लिंक इसलिए लगाने के लिए कह रहा है क्योंकि अगर फ्यूज लगा रहेगा तो मेरे कट ऑफ करंट पर ही फ्यूज मेरा मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं प्रॉस्पेक्टिव करंट की वैल्यू को नहीं जान पाऊंगा, प्रॉस्पेक्टिव करंट की वैल्यू को मैं नहीं माप पाऊंगा। अगर मैं फ्यूज की जगह पर मैं एक नेग्लिजिबल इम्पिडेंस का लिंक लगा दूंगा तो वो लिंक मेरा ब्रेक नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा, जो फॉल्ट करंट है मेरी फ्लो हो जाएगी, जो फॉल्ट करंट है मेरी फ्लो हो जाएगी, तो उसी फॉल्ट करंट को मैं प्रॉस्पेक्टिव करंट कह पाऊंगा। अगर फ्यूज की जगह लिंक लगा होता तो जो फॉल्ट करंट फ्लो होती वही मेरा प्रॉस्पेक्टिव करंट कहलाता। बट आप जान लो कि फ्यूज में प्रॉस्पेक्टिव करंट, प्रॉस्पेक्टिव पीक के बराबर करंट कभी फ्लो नहीं हो पाती। उसका रीज़न ये है कि वो कट ऑफ पॉइंट पर ही हमारा सर्किट को ब्रेक कर देता है या फ्यूज को मेल्ट कर देता है। इसी को एक और चाहो तो अपने भाषा में ऐसा लिख सकते हो, लिखो फॉल्ट करंट के फॉल्ट करंट के पहले फॉल्ट करंट के पहले लूप के फॉल्ट करंट के पहले लूप के आरएमएस मान को प्रॉस्पेक्टिव करंट कहते हैं, प्रॉस्पेक्टिव करंट कहते हैं, प्रॉस्पेक्टिव करंट कहते हैं, प्रॉस्पेक्टिव करंट कहते हैं। समझ गए? ये जो मेरा फॉल्ट करंट का पहला लूप है, अगर मैं इसका आरएमएस वैल्यू निकाल लूँ तो यही मेरा क्या कहलाएगा, प्रॉस्पेक्टिव करंट कहलाएगा। चलो, मैं समझता हूँ प्रॉस्पेक्टिव करंट आपको क्लियर हो गया है। प्रॉस्पेक्टिव करंट वैसे बेसिकली ये आप समझ लो कि प्रॉस्पेक्टिव करंट के बराबर करंट मेरी फ्लो होती नहीं है सर्किट में। बस अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं फ्यूज की जगह पर लिंक लगा दूँ और जो नेग्लिजिबल इम्पिडेंस का हो अगर नेग्लिजिबल इम्पिडेंस रहेगा तो उस कंडीशन में होगा क्या कि उसमें
हीटिंग नहीं डेवलप होगी। अगर वो हीट नहीं होगा तो सर्किट को ब्रेक नहीं करेगा। तो अगर सर्किट ब्रेक नहीं होगा तो मैक्सिमम फॉल्ट करंट उसमें फ्लो हो पाएगी। अभी आपने देखा प्रॉस्पेक्टिव करंट, आपने समझा। अब एक चीज़ और समझते हैं, कट ऑफ करंट। कट ऑफ करंट, हेडिंग डालो, हेडिंग डालिए, कट ऑफ करंट। कट ऑफ करंट, कट ऑफ करंट देखिए, इसमें से आप देखिए क्या है। कट ऑफ करंट ये है ना, ये प्रॉस्पेक्टिव करंट फ्लो हो रही है, और ये क्या है, मेरा प्रॉस्पेक्टिव पीक है। और प्रॉस्पेक्टिव पीक से पहले वाली जो करंट वो क्या कहला रही है, कट ऑफ करंट। प्रॉस्पेक्टिव पीक से पहले करंट का वह मान जिस पर फ्यूज एलिमेंट मेल्ट हो जाए वो क्या कहलाएगा, कट ऑफ करंट कहलाएगा। इसी चीज़ को लिखना है। प्रॉस्पेक्टिव पीक से प्रॉस्पेक्टिव पीक से पहले करंट, प्रॉस्पेक्टिव पीक से पहले करंट का वह मान, करंट का वह मान जिस पर, करंट का वह मान जिस पर फ्यूज एलिमेंट मेल्ट हो जाए प्रॉस्पेक्टिव मेल्ट हो जाए, कट ऑफ करंट कहलाता है, कट ऑफ करंट कहलाता है। और ये जो कट ऑफ करंट होता है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू में नापा जाता है। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे, कट ऑफ करंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू में दिया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए, जो कट ऑफ करंट है वो 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहला फ्यूज की रेटिंग पर, दूसरा वैल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टिव करंट कितना है, और तीसरा है एसिमेट्री ऑफ प्रॉस्पेक्टिव करंट। जो ये प्रॉस्पेक्टिव करंट है ये सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, इसके एसिमेट्री पर भी हमारा कट ऑफ करंट डिपेंड करता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन फॉर्म करेगा, इसमें पूछ लेगा इनमें से किसी एक में आपका कट ऑफ करंट निर्भर करता है या नहीं करता है, वैसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको हम लिख लेंगे, कट ऑफ करंट निम्नलिखित पर निर्भर करता है, किस पर करता है, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। दूसरा मेरा है वैल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टिव करंट। अगला है मेरा एसिमेट्री ऑफ फॉल्ट करंट। ये करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, वैल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टिव करंट, एसिमेट्री ऑफ फॉल्ट करंट, इन सब चीज़ों पर आपका कट ऑफ करंट डिपेंड करता है। अच्छा, आप लोगों को अगर याद हो, इससे पहले हम और क्या क्या, अगर करंट से रिलेटेड कहा जाए तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, याद करिए ज़रा। हम लोगों ने पढ़ा है फ्यूजिंग करंट, पढ़ा है ना। एक हम लोगों ने पढ़ा है
फ्यूजिंग करंट, एक क्या पढ़ा है करंट रेटिंग, करंट रेटिंग पढ़ा होगा, फ्यूजिंग करंट, करंट रेटिंग, और क्या पढ़ा प्रॉस्पेक्टिव करंट, प्रॉस्पेक्टिव करंट, और ये क्या हो गया कट ऑफ करंट, कट ऑफ करंट। क्या क्या हमने पढ़ा, फ्यूजिंग करंट, करंट रेटिंग, प्रॉस्पेक्टिव करंट, कट ऑफ करंट। तो आप इसमें ये जान लीजिए, आप तो अगर आपको याद हो, फ्यूजिंग करंट आपका आरएमएस वैल्यू में दिया जाता है, करंट रेटिंग आपका आरएमएस वैल्यू में दिया जाता है, प्रॉस्पेक्टिव करंट आपका आरएमएस वैल्यू में दिया जाता है, कट ऑफ करंट आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू में दिया जाएगा। इतना याद रखिएगा, कट ऑफ करंट किस में दिया जाएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू में, फ्यूजिंग करंट आरएमएस में, करंट रेटिंग आरएमएस में, प्रॉस्पेक्टिव करंट आरएमएस में। ये हमारा कट ऑफ करंट केवल इंस्टेंटेनियस वैल्यू में दिया जाता है। कट ऑफ करंट आप इस पर जान रहे हो किस किस पर डिपेंड करता है, आपका करंट रेटिंग है किस पर डिपेंड करता है, आप ये भी जानते होगे, जानते हो ना, एलिमेंट के मटेरियल, उसके कांटेक्ट तथा उसके चारों ओर के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर वृद्धि पर वो डिपेंड करता है। इसी तरीके से फ्यूजिंग करंट आपका किस किस पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ, डायमीटर, शेप, नंबर ऑफ स्ट्रैंड, इन सब बातों पर आपका फ्यूजिंग करंट डिपेंड करता है। ये चीज़ आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग अपने आगे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा है इसी के बारे में, टोटल जितना इस ग्राफ में बना हुआ, इसी के बारे में एक एक चीज़ करके हम लोग बारी बारी से सब के बारे में लिख लेते हैं, तो हमेशा के लिए जिससे हमको याद रहे। चलिए इसको हम हटाते हैं और आगे हम लोग लिखेंगे। अगला हम लोग लिख लेते हैं प्री आर्किंग टाइम के बारे में। प्री आर्किंग टाइम मेरा क्या है, इसको हम लोग लिखेंगे प्री आर्किंग टाइम, प्री आर्किंग टाइम। प्री आर्किंग टाइम जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर, यही तो है ना, यहाँ पर मेरा फॉल्ट आया और यहाँ पर कट ऑफ करंट है, और यहाँ से यहाँ के बीच का जो मेरा समय है, यहाँ से यहाँ के बीच का समय का मतलब ये हुआ आर्क इनिशिएशन से कट ऑफ करंट के बीच का जो मेरा समय है, आर्क इनिशिएशन और कट ऑफ करंट के बीच का जो मेरा समय है, वही तो मेरा है प्री आर्किंग टाइम, वही ना है। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे आर्क इनिशिएशन, आर्क इनिशिएशन, आर्क इनिशिएशन, आर्क इनिशिएशन तथा कट ऑफ, तथा कट ऑफ करंट के, कट ऑफ करंट के बीच का समय, बीच का समय, बीच का समय प्री आर्किंग टाइम, प्री आर्किंग, प्री आर्किंग टाइम कहलाता है, प्री आर्किंग टाइम कहलाता है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया प्री आर्किंग टाइम, समझ गए हैं आप। यहाँ आर का, यहाँ पर फॉल्ट इनिशिएट हुआ, यहाँ पर कट ऑफ करंट आ गया, तो यहाँ से यहाँ के बीच का टाइम मेरा क्या कहलाएगा, प्री आर्किंग टाइम। अगला हम लोग लिख लेते हैं आर्किंग टाइम, आर्किंग टाइम, आर्किंग टाइम। आप इसके बारे में भी समझ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा फ्यूज मेल्ट हुआ है, और जब यहाँ पर मेल्ट होगा तो यहीं से आर्क डेवलप हो गया। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ आर्क इनिशिएशन से फाइनल करंट जीरो, यहाँ पर फाइनल करंट जीरो हुआ है। ठीक है, यहाँ आर्क इनिशिएशन से फाइनल करंट जीरो के बीच का समय मेरा क्या कहलाएगा, आर्किंग टाइम। इसको लिखेंगे आर्क इनिशिएशन से, आर्क इनिशिएशन, आर्क इनिशिएशन, आर्क इनिशिएशन से फाइनल करंट, फाइनल करंट, फाइनल करंट जीरो, फाइनल करंट जीरो
के बीच लगे समय, 5 और 0 के बीच लगे समय को आर्किंग टाइम कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये तो मेरा हो गया प्री आर्किंग टाइम, आर्किंग टाइम। जैसे सर्किट ब्रेकर भी होता है, उसको यहाँ से हम लोग कंपेयर नहीं कर रहे हैं अभी। जैसे उसमें हम लोग कहते हैं ना उसका ऑपरेटिंग टाइम क्या हुआ, तो इसी तरीके से फ्यूज का भी तो कोई ऑपरेटिंग टाइम होता होगा। तो फ्यूज का जो ऑपरेटिंग टाइम होगा, या तो मैं ऑपरेटिंग टाइम कहूँ या तो मैं टोटल ऑपरेटिंग टाइम, दोनों कह सकता हूँ। तो फ्यूज का जो टोटल ऑपरेटिंग टाइम होता है वो आर्किंग टाइम प्लस वो प्री आर्किंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम दोनों का योग होता है। जो ये मेरा प्री आर्किंग टाइम है और ये जो मेरा आर्किंग टाइम है, इन दोनों टाइम का जो मेरा योग है वही फ्यूज का क्या हो जाएगा, टोटल ऑपरेटिंग टाइम। तो अगली हेडिंग हमारी रहेगी टोटल ऑपरेटिंग टाइम। चलिए लिखिएगा, हेडिंग डालेंगे टोटल ऑपरेटिंग टाइम, टोटल ऑपरेटिंग टाइम। इसमें लिखेंगे प्री आर्किंग टाइम, प्री आर्किंग टाइम, प्री आर्किंग टाइम तथा आर्किंग टाइम, प्री आर्किंग टाइम तथा आर्किंग टाइम में लगे समय के योग को टोटल ऑपरेटिंग टाइम कहते हैं। टोटल ऑपरेटिंग टाइम कहते हैं। ठीक है, और ये जो टोटल ऑपरेटिंग टाइम होता है फ्यूज का, यहाँ पर समझिएगा, ये जो टोटल ऑपरेटिंग टाइम होता है फ्यूज का वो होता है 2 मिलीसेकंड से लगभग 5 मिलीसेकंड तक। ठीक है, अगर हम साइनोसाइडल वेव की हम बात करें जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो हम जानते हैं एक हाफ साइकिल का टाइम कितना होता है, 10 मिलीसेकंड। एक हाफ साइकिल का, टोटल साइकिल का होता है 20 मिलीसेकंड, एक हाफ साइकिल का कितना टाइम होता है, 10 मिलीसेकंड। तो उस हाफ साइकिल का, ये हाफ साइकिल का टाइम कितना होता है, 10 मिलीसेकंड। एक चौथाई साइकिल का कितना हो जाएगा, 5 मिलीसेकंड। तो आपका जो फ्यूज है वो ऑपरेट करता है 2 मिलीसेकंड से लेके 5 मिलीसेकंड, और जो आपका सर्किट ब्रेकर होगा वो कम से कम 20 मिलीसेकंड से 50 मिलीसेकंड। ये जो बहुत फास्ट ऑपरेशन होता है सर्किट ब्रेकर का, वो 20 मिलीसेकंड से लेके 50 मिली, ये देखिए 2 मिलीसेकंड है, 5 मिलीसेकंड, ये 20 मिलीसेकंड है, 50 मिलीसेकंड। लगभग कहने का मतलब ये है कि फ्यूज की तुलना में सर्किट ब्रेकर में लगभग 10 गुना ज़्यादा ऑपरेशन में टाइम लगता है। सर्किट को ब्रेक करने में 10 गुना ज़्यादा टाइम लगता है, किसमें, सर्किट ब्रेकर में। तो आप ये कह सकते हो हम सर्किट ब्रेकर की जगह हर जगह फ्यूज ही यूज कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्यूज को हम हाई वोल्टेज पर हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में वहाँ पर होता क्या है, सर्किट की ब्रेकिंग के दौरान हाई ट्रांजिएंट वोल्टेज डेवलप होता है, जिसको क्वेंच करना, जिसके कारण जो आर्क बनती है उसको क्वेंच करना फ्यूज में संभव नहीं होता है। इसलिए हम उसके लिए सर्किट ब्रेकर ही हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका टोटल ऑपरेटिंग टाइम। अब हम लोग अपने आगे टॉपिक की ओर चलेंगे। टोटल ऑपरेटिंग टाइम के बाद हम लोग ये समझ लेते हैं कि जैसे हमारा फ्यूज होता है, वो सर्किट ब्रेकर होता है, उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है। इसी तरीके से फ्यूज की भी ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है। और आप ये जान लीजिए कि जैसे आपका सर्किट ब्रेकर का ब्रेकिंग कैपेसिटी MVA में दिया जाता है, उसी तरीके से फ्यूज की भी ब्रेकिंग कैपेसिटी MVA में ही दिया जाता है। अगर रेटिंग की बात किया जाए फ्यूज में, तो फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में हम देते हैं। हालांकि उसमें वोल्टेज है,
वोल्टेज दिया होता, फ्रीक्वेंसी का तो मतलब रहता है, कहीं कहीं पर बहुत मतलब नहीं रहता है, लेकिन वोल्टेज भी दिया रहता है। ब्रेकिंग अगर कोई फ्यूज होता है तो उसमें वोल्टेज, उसके नेम प्लेट पर वोल्टेज भी दिया रहेगा, ब्रेकिंग कैपेसिटी भी दिया रहेगा, करंट रेटिंग भी दिया रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए कि फ्यूज किसकी रेटिंग किस में दिया जाता है तो आप बताओगे करंट में दिया जाता है, ठीक है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि फ्यूज की एक ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है, जैसे सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वैसे फ्यूज की भी ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है। चलिए इसको हम लोग समझेंगे क्या है ब्रेकिंग कैपेसिटी। ब्रेकिंग कैपेसिटी, जो फ्यूज की ब्रेकिंग कैपेसिटी होगी वो किस में दिया जाएगा, MVA में दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्यूज की ब्रेकिंग कैपेसिटी, फ्यूज की ब्रेकिंग कैपेसिटी MVA में दिया जाता है, MVA में दिया जाता है, MVA में दिया जाता है। फ्यूज की ब्रेकिंग कैपेसिटी किस में दिया जाएगा, MVA में। अब अगला ये समझो, फ्यूज की जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है, जैसे कि आपका सर्किट ब्रेकर में भी तो MVA में देता है तो उसमें वोल्टेज और करंट आता है, तो इसी तरीके से MVA में फ्यूज में भी दे रहा है तो इसका मतलब इसमें भी वोल्टेज और करंट आएगा। तो यहाँ पर जो फ्यूज के लिए जो मेरा वोल्टेज लेंगे, मैं जो सिस्टम का वोल्टेज लूँगा, जिस सिस्टम में मैं यूज करता हूँ उसी के अनुसार फ्यूज का वोल्टेज का भी निर्धारण होता है। आप जान लीजिए, अगर मान लीजिए 400 वोल्ट के सिस्टम के लिए आप यूज कर रहे हो फ्यूज, तो फ्यूज में भी रेटिंग 400 वोल्ट होगी या तो उससे अधिक होगी। तो आइए यहाँ पर समझिएगा, ब्रेकिंग कैपेसिटी का मतलब आपका ये हो जाएगा सिस्टम वोल्टेज और प्रॉस्पेक्टिव करंट का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाएगा, फ्यूज की ब्रेकिंग कैपेसिटी। प्रॉस्पेक्टिव करंट क्या होता है, प्रॉस्पेक्टिव करंट का सीधा सीधा मकसद ये है कि अगर मेरा फ्यूज मेल्ट ना होता तो वो सक्सेसफुली, अगर फ्यूज मेरा मान लीजिए किसी सर्किट में फ्यूज लगा हुआ है तो वो मेल्ट ना हो, और मेल्ट ना हो तो उसमें अगर एक लिंक लगा तो लिंक से जितना सक्सेसफुल्ली करंट फ्लो कर जाए वही मेरा कहलाता है प्रॉस्पेक्टिव करंट। तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रॉस्पेक्टिव करंट, प्रॉस्पेक्टिव नहीं, ब्रेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी, सिस्टम वोल्टेज, ब्रेकिंग कैपेसिटी, सिस्टम वोल्टेज तथा ब्रेकिंग कैपेसिटी, सिस्टम वोल्टेज तथा प्रॉस्पेक्टिव करंट, प्रॉस्पेक्टिव करंट, प्रॉस्पेक्टिव करंट। प्रॉस्पेक्टिव करंट में यहाँ पर कौन सी प्रॉस्पेक्टिव करंट है वो समझिएगा, अधिकतम प्रॉस्पेक्टिव करंट, अधिकतम प्रॉस्पेक्टिव करंट जिसे फ्यूज ब्रेक करने में सक्षम हो। यहाँ पर लिखा है, अब आज ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ब्रेकिंग कैपेसिटी सिस्टम वोल्टेज तथा प्रॉस्पेक्टिव करंट का गुणनफल होता है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे कि ब्रेकिंग कैपेसिटी है क्या चीज़। अभी इससे पहला जो टॉपिक था कट ऑफ करंट था या प्री आर्किंग टाइम या आर्किंग टाइम, उससे पहले का मेरा टॉपिक था प्रॉस्पेक्टिव करंट। प्रॉस्पेक्टिव करंट में हमने ये बताया था कि कहीं पर अगर फ्यूज़ लगा हुआ है, अगर फ्यूज की जगह हम एक लिंक लगा दें निग्लेजिबल रेजिस्टेंस का, तो उसमें जो फॉल्ट करंट मेरी फ्लो होती है वही मेरा क्या कहलाएगा, प्रॉस्पेक्टिव करंट कहलाएगा। ठीक है।
और अब आते हैं इस फ्यूज के अनुसार फ्यूज की ब्रेकिंग कैपेसिटी में प्रॉस्पेक्टिव करंट का मतलब क्या है। फ्यूज की ब्रेकिंग कैपेसिटी यहाँ पर ये कह रही है कि सिस्टम वोल्टेज और अधिकतम प्रॉस्पेक्टिव करंट जिससे फ्यूज ब्रेक करने में सक्षम हो। देखिए फ्यूज हमारा ब्रेक कहाँ पर कर रहा है, कट ऑफ पॉइंट पर कर रहा है। ब्रेक कहाँ पर है, कर रहा है कट ऑफ पॉइंट पर कर रहा है। लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मेरा फ्यूज कट ऑफ पॉइंट पर ना ब्रेक करे, कट ऑफ पॉइंट पर ना ब्रेक करे, और वो अधिकतम कितना प्रॉस्पेक्टिव करंट को ब्रेक कर सकता है, वो अधिकतम कितने प्रॉस्पेक्टिव करंट को ब्रेक कर सकता है। मान लीजिए आपका क्या है, कट ऑफ पॉइंट है। अब ये कट ऑफ पॉइंट पर ब्रेक ना करे, ये मान लीजिए आपका फ्यूज यहाँ पर ब्रेक करके जा रहा है, यहाँ पर ब्रेक करने की क्षमता है, या इस पॉइंट पर ब्रेक करने की क्षमता है, या तो मैं कहूँ इस पॉइंट पर फ्यूज के ब्रेक करने की क्षमता है। तो जिस पॉइंट पर जहाँ तक कि प्रॉस्पेक्टिव करंट को ब्रेक करने की फ्यूज में क्षमता है, जहाँ तक कि प्रॉस्पेक्टिव करंट को फ्यूज द्वारा ब्रेक करने की क्षमता है, वो उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी में आ जाता है। नहीं समझ पाए होंगे, फिर से समझिए। हमने ये कहा कि ब्रेकिंग कैपेसिटी सिस्टम वोल्टेज और प्रॉस्पेक्टिव करंट का गुणनफल होता है। और वो प्रॉस्पेक्टिव करंट है क्या, और वो प्रॉस्पेक्टिव करंट इस ब्रेकिंग कैपेसिटी के अनुसार प्रॉस्पेक्टिव करंट का एक जो प्रॉस्पेक्टिव करंट है उसको मिक्स नहीं करेंगे, जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पर इस बात का ध्यान देंगे, इस बात का जरूर देंगे, अधिकतम प्रॉस्पेक्टिव करंट जिसे फ्यूज ब्रेक करने में सक्षम हो। हाँ, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये प्रॉस्पेक्टिव करंट तो मेरी ये फ्लो हो रही है, प्रॉस्पेक्टिव करंट का पीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये फ्यूज मेरा कट ऑफ करंट पर ब्रेक ना करे, और कट ऑफ करंट पर ब्रेक ना करे, कट ऑफ करंट से अधिक किसी पॉइंट पर ब्रेक करे, तो अधिक जिस भी पॉइंट पर, मान लीजिए जिस भी पॉइंट पर, चाहे एल पॉइंट हो, चाहे ये वाला एम हो, चाहे एन हो, जिस भी पॉइंट तक कि करंट को, जिस भी पॉइंट तक की करंट को फ्यूज ब्रेक करने में सक्षम हो। मतलब ये है कि अगर कट ऑफ पॉइंट पर मैं नहीं ब्रेक कर रहा हूँ, अगर कट ऑफ पॉइंट पर मेरा फ्यूज ना ब्रेक किया हो, तो जिस भी पॉइंट तक ब्रेक करने में सक्षम हो, सक्षम का यहाँ पर मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए करंट को ब्रेक करने के दौरान इतना ज़्यादा उसमें आग डेवलप हो गई कि मेरा फ्यूज में आग लग गई और उससे लगा हुआ जो सिस्टम में है उसमें आग लग जाए। तो जहाँ तक जितना अधिक प्रॉस्पेक्टिव करंट को वो ब्रेक करने में सक्षम हो, अगर सक्षम नहीं होगा का तो मतलब यही होगा कि ब्रेक तो कर लिए लेकिन हो सकता है वहाँ पर आग लग जाए। तो कट ऑफ पॉइंट से अधिक जितना भी प्रॉस्पेक्टिव करंट है, जितने अधिकतम मान के प्रॉस्पेक्टिव करंट को वो ब्रेक करने में सक्षम हो, वो उसको क्या कहलाएगा, फ्यूज की ब्रेकिंग कैपेसिटी। बात समझ में आ रहा होगा ना। तो यहाँ से आप ये समझ पा रहे होंगे कि जो फ्यूज की ब्रेकिंग कैपेसिटी के अनुसार जो करंट आती है, जो फ्यूज की ब्रेकिंग कैपेसिटी के अनुसार जो करंट आती है, वो करंट कट ऑफ करंट से ज़्यादा होती है, वो करंट कट ऑफ करंट से ज़्यादा होगी। इतना तो आप समझ गए होंगे। तो एक चीज़ आप और यहाँ पर समझिएगा, हमने ये कहा कि जो फ्यूज की ब्रेकिंग कैपेसिटी के अनुसार जो मेरी करंट आएगी, जिसे मैं ब्रेकिंग करंट बोल दूं या प्रॉस्पेक्टिव करंट का नाम दूं, मैं सीधे ब्रेकिंग करंट का नाम दूं। तो जो फ्यूज के ब्रेकिंग कैपेसिटी के अनुसार जो आपकी ब्रेकिंग करंट आएगी, वो कट ऑफ करंट से अधिक आएगी। ब्रेकिंग करंट क्या होगी, कट ऑफ करंट से अधिक आएगी। तो लेकिन फ्यूज मेरा कब ब्रेक कर रहा है, कट ऑफ करंट पर ही ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा फ्यूज होता है, जो मेरा फ्यूज होता है, वो अपनी ब्रेकिंग कैपेसिटी से कम करंट पर ही सर्किट को ब्रेक कर देता है। अपनी ब्रेकिंग कैपेसिटी से ही कम करंट पर सर्किट को ब्रेक कर देता है। या तो आप ये कह सकते हो कि फ्यूज अपनी ब्रेकिंग कैपेसिटी के अनुसार तक की करंट को फ्लो नहीं करा पाता है। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर हमने ये कहा कि जो फ्यूज की ब्रेकिंग करंट है उससे कम ही आपकी कट ऑफ करंट होती है,
और आपका फ्यूज ब्रेक कब करता है, कट ऑफ पॉइंट पर ब्रेक करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये देखा कि जो फ्यूज की ब्रेकिंग कैपेसिटी है उससे कम ही करंट को फ्यूज ब्रेक करता है। जो फ्यूज की ब्रेकिंग कैपेसिटी है उससे कम ही करंट को ब्रेक करता है। हालांकि वो ब्रेकिंग कैपेसिटी के अनुसार करंट को ब्रेक करने में सक्षम है, लेकिन वो अपनी ब्रेकिंग कैपेसिटी से कम की करंट को ही ब्रेक कर देता है। एक चीज़ यहाँ क्लियर रखिएगा, ब्रेकिंग कैपेसिटी के अनुसार जो उसकी करंट होती है उससे कम करंट, मतलब कट ऑफ पॉइंट के करंट में ही ब्रेक कर दिया। तो इसी को आप दूसरे भाषा में ये कह सकते हो, कि फ्यूज मेरा अपने ब्रेकिंग कैपेसिटी के अनुसार करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करता है। अब अगर उदाहरण एक ले लिया जाए, कि एक मेरा सर्किट ब्रेकर है, वो रेटेड है 33 kV पर रेटेड है, और उसकी मैं मान लूँ ब्रेकिंग कैपेसिटी कितना है, 500 MVA है, 500 MVA है। तो इसकी अगर ब्रेकिंग करंट पूछा जाए, तो क्या होगा, तो इसका आपका ब्रेकिंग करंट आप ऐसे ही निकालेंगे, ब्रेकिंग कैपेसिटी बराबर √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट। तो I बराबर क्या आ जाएगा, 500/√3 इंटू 33। अब इसको आप लोग भाग दे के देख लीजिए, मैं थोड़ा सा मोबाइल में भाग दे के देख लेता हूँ इसका क्या आएगा। इसका देखिए आएगा ये लगभग आपका आ जाएगा, अगर मैं सही हूँ तो ये आ जाएगा मेरा लगभग 8.7 किलो एम्पियर, 8.7 किलो एम्पियर, मतलब 8.7 किलो एम्पियर। ठीक है, ये तो समझो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मतलब हुआ, अगर ये सर्किट ब्रेकर की बात की गई होती तो इसकी जो ब्रेकिंग करंट होगी, वो कहाँ क्या हो जाएगी, 8.7 किलो एम्पियर। अगर यही फ्यूज में ना दिया होता, अगर यही फ्यूज की जगह यहाँ पर अगर यहाँ पर सर्किट ब्रेकर की जगह अगर कहता ये फ्यूज है, वो 33 kV पर रेटेड है और 500 MVA इसकी रेटिंग है, तो इस कंडीशन में जो इसका ब्रेकिंग करंट होगा वो क्या होगा, तो जो आपकी करंट आप निकालोगे ब्रेकिंग करंट, तो यही आएगा, ये वाला आपका क्या कहलाएगा, प्रॉस्पेक्टिव करंट। तो जो मेरा फ्यूज होगा वो 8.7 किलो एम्पियर की करंट को ब्रेक नहीं करेगा, 8.7 किलो एम्पियर की करंट को ब्रेक नहीं करेगा, वो इससे कम करंट की ब्रेक करेगा, इससे कम जो भी मेरी कट ऑफ करंट होगी, यहाँ से ये मतलब समझ में आया कि हमारा जो फ्यूज होता है वो अपनी क्षमता के अनुसार करंट को ब्रेक नहीं करता है, वो अपनी क्षमता से कम करंट को ब्रेक करता, फ्यूज अपनी क्षमता से कम करंट को ब्रेक करता है, जबकि सर्किट ब्रेकर अपनी क्षमता के अनुसार करंट को ब्रेक करता है। फ्यूज ब्रेक करने में सक्षम तो होता है, बट वो अपने क्षमता से कम करंट पर ही ब्रेक हो जाता है, अपने क्षमता तक की करंट को फ्लो करने ही नहीं देता, उससे पहले ही वो ब्रेक होकर अलग हो जाता है, मतलब कि सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग लिखते हैं। जो फ्यूज होता है वो अपनी क्षमता के अनुसार ही उस अपनी क्षमता से कम करंट को ही ब्रेक कर देता है, जबकि सर्किट ब्रेकर अपनी क्षमता के अनुसार सर्किट को ब्रेक करता है। चलिए इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे, फ्यूज ब्रेकिंग कैपेसिटी के अनुसार, फ्यूज ब्रेकिंग कैपेसिटी
के अनुसार के अनुसार के अनुसार प्रॉस्पेक्टिव करंट को ब्रेक करने में सक्षम होता है, लेकिन फ्यूज कट ऑफ पॉइंट पर ही सर्किट को ब्रेक कर देता है, फ्यूज मेरा है वो अपनी ब्रेकिंग कैपेसिटी के अनुसार प्रॉस्पेक्टिव करंट को ब्रेक करने में सक्षम तो होता है, बट फ्यूज कट ऑफ पॉइंट, फ्यूज मेरा है कट ऑफ पॉइंट पर ही सर्किट को ब्रेक कर देता है। ठीक है, मतलब कि प्रॉस्पेक्टिव करंट तक करंट फ्लो करने ही नहीं देता है। इस प्रकार फ्यूज ब्रेकिंग कैपेसिटी के अनुसार, इस प्रकार फ्यूज ब्रेकिंग कैपेसिटी के अनुसार सर्किट में करंट फ्लो होने को अलाउ नहीं करता है। अलाउ नहीं करने का मतलब ये है कि फ्यूज की जो प्रॉस्पेक्टिव करंट है उतनी करंट सर्किट में फ्लो करने ही नहीं देगा, उससे पहले ही मेरा फ्यूज मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर देगा। चलिए अब इन सारी चीज़ों को हम हटाते हैं और अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये सारा चीज़ मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम एक चीज़ और ये समझेंगे कि फ्यूज़ तो देखो मेरा प्रोटेक्टिव डिवाइस है, फ्यूज़ मेरा क्या है, प्रोटेक्टिव डिवाइस है, और सर्किट ब्रेकर मेरा क्या है, स्विचिंग डिवाइस है। दोनों में अंतर को समझिएगा, दोनों स्विच गियर हैं। फ्यूज़ मेरा क्या है, प्रोटेक्टिव डिवाइस है, और सर्किट ब्रेकर स्विचिंग डिवाइस है। फ्यूज़ मेरा थर्मल डिवाइस है, सर्किट ब्रेकर मैकेनिकल डिवाइस है। तो इन चीज़ों को हमको थोड़ा सा क्या है ना कि सर्किट ब्रेकर से इसको रिलेट करके समझना होगा। काम दोनों का एक ही है, बस ये है कि सर्किट ब्रेकर से हम स्विचिंग और प्रोटेक्शन दोनों प्राप्त करते हैं, और फ्यूज से हम स्विचिंग नहीं प्राप्त करते हैं। फ्यूज से हम केवल और केवल प्रोटेक्शन प्राप्त करते हैं। फ्यूज की थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्यूज कैरेक्टरिस्टिक हेडिंग डालेंगे, फ्यूज कैरेक्टरिस्टिक। फ्यूज की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो कैसी होती है, इसको देखिए। फ्यूज की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। फ्यूज की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक होती, इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक। अब इससे होगा क्या, इसका मतलब क्या है, होगा तो समझ ही रहे हो। इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कुछ ऐसा होता है, ये आपके फ्यूज के इनवर्स का ग्राफ है, और ये वाला मैं मान लूँ कि आपका 1
ये वाला आपका ऑपरेटिंग टाइम है। ऑपरेटिंग टाइम किस में है? मिली सेकेंड में है। ये क्या है? आरएमएस वैल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टिव करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टिव करंट, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक के बीच का टाइम, ये वाला जो टाइम रहेगा, ये आपका कहलाता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट। ये वाला क्या कहलाएगा? मिनिमम फ्यूजिंग करंट। इसमें देखिए समझना क्या है, ये देखिए इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक का है, मतलब कि ये जैसे जैसे आपका करंट की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे टाइम की वैल्यू घटती है। जैसे जैसे करंट की वैल्यू आपकी बढ़ रही है वैसे वैसे टाइम आपका घट रहा है। कैसे घट रहा है ये समझेंगे। ये मैं मान लूँ, केवल ऐसा माना गया है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ये हमने माना कि यहाँ तक है, यहाँ तक मैं ये मान लूँ कि है मेरा, मैं ऐसे केवल मान ही रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक मैं मान लूँ कि ये मेरा है 2 मिलीसेकंड, ठीक है। अब यहाँ है 2.5 मिलीसेकंड, ये है मेरा 3 मिलीसेकंड, ये है मेरा 3.5 मिलीसेकंड, है ना। और ये देखो, ये, और ये मैं मान लूँ आपका जो करंट है, ये प्रॉस्पेक्टिव करंट कुछ भी मान लेते हैं 1 किलो एम्पियर, ये हो गया 2 किलो एम्पियर, इसी तरीके का ये 10 किलो एम्पियर, ऐसा है। अब यहाँ पर समझिएगा, देखिए अगर आपकी करंट देखो कितना 1 किलो एम्पियर है, तो आपका ऑपरेटिंग टाइम कितना है? 3.5 मिलीसेकंड। अब आपका करंट कितना है? 2 किलो एम्पियर है, तो आपका ऑपरेटिंग टाइम कितना है? 2.5 मिली एम्पियर। आप देखिए आपका आपका फाल्ट करंट या प्रॉस्पेक्टिव करंट कितना है? 10 किलो एम्पियर, तो आपका ऑपरेटिंग टाइम कितना है? 2 मिली सेकेंड। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे करंट का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे ऑपरेटिंग जो टाइम है, ऑपरेटिंग टाइम की वैल्यू घट रही है। अगर करंट बढ़े तो ऑपरेटिंग टाइम क्या हो रहा है? ये घट रहा है। तो यही चीज़ कहलाता, यही रिलेशन कहलाता है इन्वर्स रिलेशन। तो इसीलिए इस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ से एक चीज़ हमको ये भी समझ में आई, कि जैसे जैसे मेरा फॉल्ट करंट बढ़ेगा, वैसे वैसे फ्यूज की ऑपरेटिंग टाइम घटेगी। मतलब ये कह सकते हो कि फ्यूज जल्दी ऑपरेट होगा, वैसे ज़्यादा फास्ट ऑपरेट होगा। जितना हैवी फॉल्ट होगा उतना जल्दी फ्यूज ऑपरेट होगा, ये चीज़। और एक हमारी मिनिमम फ्यूजिंग करंट होती है, अगर इससे कम करंट है तो फ्यूज मेरा ऑपरेट नहीं होगा। करंट आपकी बढ़ रही है, फॉल्ट करंट बढ़ रही है, तो ऑपरेटिंग टाइम घट रहा है। यही रिलेशन कहलाता है इन्वर्स रिलेशन। तो इसीलिए हम इसका नाम दे देते हैं इन्वर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक। ये पूछा जाता है कि फ्यूज का ऑपरेशन किस कैरेक्टरिस्टिक का होता है, तो आप बता सकते हो कि इन्वर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं फ्यूज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। फ्यूज के हमारे क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, इनका भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। चलिए फ्यूज के एडवांटेज के बारे में हम लोग समझते हैं। एडवांटेज हेडिंग डालेंगे, एडवांटेज ऑफ फ्यूज। एडवांटेज ऑफ फ्यूज। एडवांटेज ऑफ फ्यूज में क्या है?
सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जो फ्यूज होता है, फ्यूज क्या होता है, ये फ्यूज कुछ ऐसा होगा, इसमें फ्यूज एलिमेंट होगा। फ्यूज में कम से कम एलिमेंट लगा होता है, एक पतली सी तार ही तो होती है फ्यूज में, बाकी उस तार को होल्ड करने के लिए उसका कैरियर होता है या उसका बॉक्स होता है, ये आप कह सकते हो। लेकिन अगर मैं सर्किट ब्रेकर की बात करूं तो सर्किट ब्रेकर आप देखें उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पोल होता है, मूविंग कॉन्टैक्ट, फिक्स कॉन्टैक्ट, मैकेनिज्म होता है, तो कई सारे एलिमेंट मिलके आपका सर्किट ब्रेकर बनता है। जबकि फ्यूज में एक सिंपल सा वायर ही तो होता है, उसी का तो फ्यूज बनता है। तो इसीलिए आपका फ्यूज है जो सर्किट ब्रेकर की तुलना में बहुत ही सस्ता होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि फ्यूज सबसे सस्ता प्रोटेक्टिव डिवाइस है, ये एडवांटेज है। फ्यूज सबसे सस्ता प्रोटेक्टिव डिवाइस, फ्यूज सबसे सस्ता प्रोटेक्टिव डिवाइस है। ठीक है, अब एक चीज़ और जान लीजिए, फ्यूज में कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेंटेनेंस की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें एलिमेंट ही तो लगा होता है। आप इसमें क्या मेंटेनेंस करोगे? सर्किट ब्रेकर में मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर मान लीजिए ऑयल वाला सर्किट ब्रेकर है तो उसमें बीच में ऑयल की BDB वैल्यू, ब्रेकडाउन वोल्टेज चेक करना पड़ता है, ऑयल चेंज करना पड़ता है, होता है ना। अगर ऑयल कम हुआ तो ऑयल को फिल करना पड़ता है, और कई बार उसके मूविंग पार्ट गड़बड़ हो जाते हैं, मूविंग मैकेनिज्म गड़बड़ हो जाते हैं, स्प्रिंग चार्जिंग मोटर लगी हैं, वो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो सर्किट ब्रेकर में हमको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, जबकि आपके फ्यूज़ में कोई भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको लिखेंगे, इसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो फ्यूज है, फ्यूज का जो ऑपरेशन होता है वो ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक कैसे आप कह सकते हो? ऑटोमेटिक आप ऐसे कह सकते हो कि जब भी फ्यूज, जैसे ये मेरा फ्यूज एलिमेंट है, अगर इसमें फॉल्ट करंट फ्लो होगी, अगर वो फ्यूजिंग करंट के बराबर हुई तो फ्यूज मेरा ऑपरेट हो जाएगा या फ्यूज मेरा मेल्ट होकर ब्रेक हो जाएगा। ये तो हुआ। लेकिन जो मेरा सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर में चाहे जितना फॉल्ट करंट फ्लो हो वो ऑपरेट नहीं करेगा। कब तक ऑपरेट नहीं करेगा? जब तक उसको रिले से सिग्नल नहीं मिलेगा। तो आप जानते हो कि सर्किट ब्रेकर को ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन बनाने के लिए उसमें हम रिले की सहायता लेते हैं, जबकि फ्यूज में ऐसा कुछ हम लगाते नहीं, वो अपने से मेल्ट होकर अलग हो जाएगा जब भी इसमें फॉल्ट करंट फ्लो होगी। तो इसको हम कह सकते हैं इनहेरेंट ऑटोमेटिक ऑपरेशन। इनहेरेंट का मतलब इसका स्वाभाविक गुण है ऑटोमेटिक ऑपरेशन होने का। इसमें स्वभाव है, इसका खुद का स्वभाव है। इसमें ऐसा कुछ हम अरेंजमेंट नहीं करते हैं कि इसे ऑटोमेटिक हम किसी तरीके से बनाते हैं। इसका खुद का गुण है कि ये ऑटोमेटिक ये ऑपरेट होता है। तो इसको हम लिखेंगे, इसका ऑपरेशन इनहेरेंटली कंप्लीटली ऑटोमेटिक होता है। इनहेरेंटली कंप्लीटली ऑटोमेटिक होता है। दूसरा, फ्यूज का ऑपरेटिंग टाइम, फ्यूज का ऑपरेटिंग टाइम सर्किट ब्रेकर के ऑपरेटिंग टाइम
की तुलना में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अगला, फ्यूज का ऑपरेशन नॉइज़लेस होता है, नॉइज़लेस होता है। फ्यूज का ऑपरेशन नॉइज़लेस होता है। फ्यूज का ऑपरेशन नॉइज़लेस ऐसा होता है, देखिए सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन में आवाज़ आती है, चाहे आपका SF6 सर्किट ब्रेकर हो, चाहे आयल सर्किट ब्रेकर हो, चाहे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो, चाहे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो। हाँ, फ़र्क इतना है कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में सबसे ज़्यादा आवाज़ आती है और सर्किट ब्रेकरों में कम आवाज़ आती है। और अगर आयल सर्किट ब्रेकर की बात करें तो उसमें गैस डेवलप होती है, लेकिन फ्यूज में ऐसा कुछ नहीं होता। ना तो इसमें इसके ऑपरेशन में आवाज़ आएगी, ना तो इसमें कोई स्मोक डेवलप होगा, ना तो कहीं आग लगने का इसमें खतरा होगा। तो ये मेरा फ्यूज का एडवांटेज हुआ। अब हम थोड़ा सा एडवांटेज की बात कर लिए हैं तो हम लोग डिसएडवांटेज की भी बात हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगली हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ फ्यूज। डिसएडवांटेज ऑफ फ्यूज। डिसएडवांटेज में पहला आप लिखिए, फिर मैं समझाता हूँ। प्रत्येक ऑपरेशन के बाद प्रत्येक ऑपरेशन के बाद फ्यूज एलिमेंट को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। इससे अधिक समय लगता है, होता क्या है, फ्यूज जब मेरा ऑपरेट करता है तो उसका एलिमेंट मेल्ट होकर ख़राब हो जाता है, तो उसी एलिमेंट को चेंज करेंगे तो उसमें हमारा समय लगेगा। देखो ये मेंटेनेंस का पार्ट नहीं, ये तो ऑपरेशन हो के आप एक नया काम कर रहे हो। मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि हमारा सिस्टम सब कुछ सही है, उसमें कोई छोटी सी चीज़ गड़बड़ हो गई, कहीं नट बोल्ट ढीला हो गया, कहीं गैस कम हो गई, कहीं आयल कम हो गया, कहीं उसकी स्प्रिंग चार्जिंग मोटर नहीं चल रही, तो ये सब मेंटेनेंस में आ जाता है। और ये वाला जो हमने लिखा है, प्रत्येक ऑपरेशन के बाद फ्यूज एलिमेंट को बदलने की ज़रूरत होती है, तो एक ना ये रिप्लेसमेंट का पार्ट है। मेंटेनेंस अलग होता है, रिप्लेसमेंट अलग होता है। तो इसमें रिप्लेसमेंट की समस्या आती है। फ्यूज आपका ऑपरेट होने के बाद उसको फ्यूज एलिमेंट की रिप्लेस करना पड़ता है, जिसमें आपको समय लगता है, अधिक समय लगता है। ये फ्यूज के लिए हमारा नुकसान है। दूसरा हम लोग समझते हैं क्या है। दूसरा, हैवी शॉर्ट सर्किट के दौरान हैवी शॉर्ट सर्किट के दौरान सीरीज में लगे हुए दो अलग अलग मान के फ्यूज आपस में ऑपरेशन के दौरान डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं
कर पाते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब हम समझते हैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करने। अभी मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा। ये मान लो कोई सब स्टेशन है, ये मेरा कोई सब स्टेशन है। इस सब स्टेशन से ये एक फीडर निकला है, बस एक समझाने का तरीका है। और यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ सीरीज में, एक फ्यूज ये लगा है देखिए, ठीक है। एक कुछ दूर बाद एक फ्यूज ये लगा है ना। इस तरीके से ये आगे ऐसे सप्लाई जा रही है। हुआ क्या, और फिर इसी तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूटर लगे हुए हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर ये है, एक डिस्ट्रीब्यूटर ये है, ठीक है। इसी तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूटर ये है, एक डिस्ट्रीब्यूटर ये है, एक डिस्ट्रीब्यूटर ये है। मैं आपसे अगर कहूँ कि यहाँ पर जो आपका फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ पर जो आपका फ्यूज लगा हुआ, देखो ये वाला कम से कम 10 एम्पियर रेटिंग का होगा, ये वाला 5 एम्पियर का होगा। जैसे जैसे हम जाएंगे दूर आगे की ओर, उसकी ऑपरेटिंग टाइम थोड़ा सा कम होने लगती है। और अब यहाँ पर कोई फॉल्ट आ गया, मान लीजिए ग्राउंड फॉल्ट आ गया, बहुत हैवी ग्राउंड फॉल्ट, यहाँ पर फॉल्ट आ गया। और यहाँ पर जो हमने फ्यूज लगाया, दोनों फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना है? 2 है। इन दोनों फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना है? 2 है। अगर इस फ्यूजिंग फैक्टर के अनुसार अगर मैं इनका क्या निकालूं, फ्यूजिंग करंट निकालूं, मिनिमम फ्यूजिंग करंट, तो मिनिमम फ्यूजिंग करंट आपका होता है फ्यूजिंग फैक्टर बराबर मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटे करंट रेटिंग। फ्यूजिंग फैक्टर कितना? 2 है। मिनिमम फ्यूजिंग करंट हमको निकालना है, करंट रेटिंग कितना है? 10 है। तो यहाँ पर कितना आएगा? मिनिमम फ्यूजिंग करंट आपका आएगा 20 एम्पियर। तो आपका फ्यूजिंग करंट कितना आ गया? फ्यूजिंग करंट इस रेटिंग के अनुसार कितना है? 20 एम्पियर आपका फ्यूजिंग करंट आएगा। अब इसी तरीके से इसमें निकाल लीजिए, फ्यूजिंग फैक्टर बराबर मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटे करंट रेटिंग। फ्यूजिंग फैक्टर 2 है, मिनिमम फ्यूजिंग फैक्टर हमको निकालना है, और करंट रेटिंग मेरा कितना है? 5 है। तो मिनिमम फ्यूजिंग करंट कितना आ गया? 10। तो यहाँ से हमने देखा कि इसके लिए फ्यूजिंग करंट कितना है? इसके लिए फ्यूजिंग करंट मेरा है 10 एम्पियर। 10 एम्पियर, बात को समझेंगे। ये 10 एम्पियर है। अब देखिए ये 20 एम्पियर फ्यूजिंग करंट है, ये आपका 10 एम्पियर है। अगर आप मान लो कि यहाँ पर कोई फॉल्ट आ गया, हैवी फॉल्ट आ गया, और उस हैवी फॉल्ट के कारण ये आपका 100 एम्पियर इसमें फॉल्ट आ गया, 100 एम्पियर की करंट फ्लो होने लगी। इस फॉल्ट के कारण 100 एम्पियर फॉल्ट यहाँ पर फ्लो होने लगा, तो इसी तरीके से यहाँ भी 100 एम्पियर फ्लो होगा। इसी तरीके से इस फ्यूज से भी 100 एम्पियर के ही लगभग करंट फ्लो होगा। तो अब आप देखिए इस फ्यूजिंग करंट की तुलना में ये वाला इस 20 एम्पियर के तुलना में ये 100 एम्पियर बहुत ज़्यादा, इसी तरीके से इस 10 एम्पियर की तुलना में ये 100 एम्पियर बहुत ज़्यादा है। तो होगा क्या, इस कंडीशन में दोनों फ्यूज साथ ही मेल्ट होकर ब्रेक कर देंगे। इस कंडीशन में दोनों फ्यूज साथ ही मेल्ट होकर ब्रेक कर देंगे। लेकिन हम चाहते क्या थे? हम ये चाहते थे कि ये वाला फ्यूज ब्रेक हो जाए और ये वाला फ्यूज हमारा लगा रहे, ये वाला फ्यूज लगा रहे। तो कम से कम हम यहाँ तक तो सप्लाई, इधर से यहाँ तक सप्लाई तो दे दें। बाकी आगे वाला ना दे पाए तो बात अलग है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का तो हम दें। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हैवी फॉल्ट की कंडीशन में ये फॉल्ट को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं, साथ ही ऑपरेट हो जाते हैं। जबकि जो अगर सर्किट ब्रेकर होता है तो उसमें हम रिले की ऐसी सेटिंग करते हैं कि ऐसी मैं सेटिंग करता हूँ कि अगर यहाँ पर फॉल्ट आए तो इससे रिलेटेड सर्किट ब्रेकर ही ऑपरेट हो, इधर वाला सर्किट ब्रेकर ऑपरेट ना हो। ये चीज़ हम सर्किट ब्रेकर में प्राप्त कर लेते हैं रिले की सहायता से, लेकिन ये चीज़ हम फ्यूज में ऐसा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यही हमारे फ्यूज की मुख्य समस्या है, इसी को मैं बोलता हूँ फ्यूज का
डिसएडवांटेज। तो चलो बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और जो भी आपको पढ़ाया जाए आप लोग उसको कंटिन्यूअस पढ़ते जाइए, ईमानदारी के साथ पढ़ते जाइएगा। निश्चित तौर पर हमारा पूरा प्रयास है, हम सबका पूरा प्रयास है कि आप सभी को सिलेक्शन दिलाकर ही हम लोग मानेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।